हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में और मैं हूं विजय सर। आज हम देखेंगे अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल कक्षा 9वीं गणित के। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें चारों प्रश्नावलियों के मेनली सभी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर समझेंगे। तो आप देख पा रहे हैं बहुपद अध्याय 2 जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं परिभाषा क्या लिखी हुई है कि कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर मतलब कि वेरिएबल की घात पूर्ण संख्या यदि होती है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। देखिए, जब आपने बीजीय व्यंजक पढ़ा हुआ था, एक सेकेंड, हाँ, तो जब आपने बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था कक्षा 8 में कि बीजीय व्यंजक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वह चर और अचर से मिलकर बना होता है। मतलब कि आपने देखा था कि कुछ इस टाइप से एक्स स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, यहां पर शायद कोई, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक जो था, क्या चीज, बीजीय व्यंजक, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हाँ, तो बीजीय व्यंजक हमने पढ़ा था कि ऐसा चर और अचर के बीच, एक मिनट आप पहले ये देख लें कि चर अचर क्या होते हैं थोड़ा सा। देखिए, चर मतलब कि वे राशियां जिनके अपने स्वयं के कोई मान नहीं होते हैं बल्कि समीकरण के अन्य राशियों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि x है, y है, z है, कोई भी अल्फाबेट्स हैं, मैथमेटिकल सिंबल हैं, थीटा हैं, इनके खुद के कोई मान नहीं होते, ये समीकरण के अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। वेरिएबल्स या जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, जैसे कि सभी संख्याएं हुई 1 2 3 √2, परिमेय अपरिमेय, ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। इनके खुद के मान हैं, ये किसी और अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। बीजीय व्यंजक की हम बात करें तो बीजीय व्यंजक क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या क्या रहेंगे? चर और अचर रहेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर हुआ, या एक्स प्लस 3 हुआ, या एक्स प्लस 1/x हुआ, या √x हुआ, √x प्लस 3 हुआ, ये सब क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। यानी चर और अचर के बीच जब गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं, प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ, यदि ये x मतलब कि क्या हो गया? चर हो गया, कोई भी चर हो सकता है, x y z, और संख्याएं 1 2 3 ये अचर हो गया। तो चर, अचर और मैथमेटिकली ऑपरेशन ये जब साथ में होते हैं तो उस व्यंजक को क्या कहते हैं? हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। पद क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं कि जैसे कि मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहां पर एक प्लस है, एक प्लस है, मतलब यहां पर पद कितने होंगे? 2। जितने भी प्लस और माइनस हैं इसके बीच में, उससे एक अधिक क्या होता है? पद होता है। तो प्लस माइनस ही क्या करते हैं? पदों को आपस में, टर्म्स को आपस में क्या करते हैं? सेपरेट करने का काम करते हैं। तो एक पद हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर और एक पद हो जाएगा इसका 3। गुणांक की बात करें तो चर का जो गुणा में अंक होता है, गुणा में अंक, किसके गुणा में अंक? चर के गुणा में अंक। जैसे मैंने बोला 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का क्या गुणांक है? तो गुणा में अंक कौन है? 2 है, तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। और ये हमेशा चिन्ह के साथ हम लेंगे, यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर आता है बहुपद की घात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात मतलब कि कोई भी बहुपद लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने लिखा x⁵ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात देखो, यहां कितनी घात है? 2, यहां कितनी घात है? 0। ये अचर पद है, अचर पद की घात क्या होती है? 0। ये घात कितनी है? 2। ये घात कितनी है? 3। तो सबसे बड़ी घात कौन है? 3। तो बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, चर की सबसे बड़ी घात, मतलब यहां क्या हो जाएगी? 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये आप पद समझ गए हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि कोई भी बीजीय व्यंजक है, मतलब बीजीय व्यंजक तो ये भी हो रहे थे। मैंने यदि बीजीय व्यंजक की बात करी तो ये √x प्लस 3 भी बीजीय व्यंजक था, x/1/x भी बीजीय व्यंजक था, ठीक है, x⁻⁻2
प्लस एक्स, ये भी बीजीय व्यंजक थे। लेकिन यहां क्या बोला है, यदि चर की जो घात है, जो चर की क्या है घात है, वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है भाई, 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। तो यदि मैंने कहा इसकी बात करें √x+3 मतलब x के ऊपर कितने की घात है, 1/2 की घात है, तो क्या पूर्ण संख्या है वो, नहीं। तो इसलिए ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं कहलाएगा। यहां आप देखें अपॉन में x है, अपॉन में x का मतलब क्या होता है, 1/x मतलब क्या होगा, x के ऊपर ऋण की घात, तो क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। यहां x की घात क्या है, -2 है, तो माइनस क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक होना आवश्यक है, लेकिन उस बीजीय व्यंजक की जो घात है, उसमें जो चर की घात है वो कैसी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वह बहुलक कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अभी अपन ने पद पढ़े थे कि धन और ऋण क्या करते हैं, चर और अचर को क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो वही क्या बनाते हैं, नए पद बनाते हैं। तो मोनोमियल मतलब, मोनो मतलब होता है एक पद वाला बहुपद, जैसे मैंने लिखा 2, तो 2 भी क्या है, एक पद वाला बहुपद है। यदि मैंने लिखा x², तो ये भी क्या है, एक पद वाला बहुपद है। जैसे मैंने लिखा 2x की पावर 100, तो ये भी क्या है, एक पद वाला बहुपद है, इनके साथ कोई दूसरे पद नहीं है। अब द्विपद मतलब बाइनोमियल, 2 पद वाला बहुपद, जैसे मैंने लिखा x+2, कितने पद हैं इसमें, एक ये है और एक ये है, 2 पद हो गए। ऐसे यदि मैंने लिखा ट्राइनोमियल या त्रिपद, तो 3 पद हो जाएंगे, x² + x+2। ठीक है, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि यही रहेंगे, आप कुछ भी हो सकते हैं, उसमें पद कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। घात से भी कोई मतलब नहीं है, घात भी उसकी कम ज्यादा हो सकती है। चलिए जनरल पॉलिनोमियल, एक से ज्यादा पद वाला बहुपद, तो हम कह सकते हैं कि उसके साथ कोई अचर आ रहा होगा। अभी हम अचर को मान लेते हैं a, तो a के n-1 सॉरी a हो जाएगा आपका, हाँ हम कैसे लिखते हैं, x की पावर n चलती जाती है। देखो सबसे पहले हम जब किसी भी बहुपद को लिखते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखते हैं कि सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो मैंने माना कि x के ऊपर n की कोई घात थी, उसका कोई चर था an, अचर था उसका an, और चर क्या है, x की पावर n की घात। तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी x की पावर n की घात क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। तो n-1, यहां भी हमने माना a कोई दूसरा आ गया अचर, फिर an-2, x के ऊपर n-2, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो लास्ट में x की पावर n-n हो जाएगा, n-n मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, फिर केवल एक अचर पद ही बचेगा, ये x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लास्ट में हम क्या देखते हैं, यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाते हैं इसको, तो लास्ट में क्या बनता है, एक अचर पद बचता है। तो हमने देख लिया, यदि आपसे कोई बोले कि एक पद वाला बहुपद बताएं, तो आप कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे प्रश्नावली में एक क्वेश्चन है, एक पद वाला 100 घातीय बहुपद, तो आप लिख सकते हैं एक पद वाला 100 घातीय बहुपद, x की पावर 100, या इसका गुणांक कोई लिखना है तो लिख सकते हैं 2x की पावर 100। ये क्या हो गया, एक पद वाला बहुपद है और इसकी घात कितनी है, 100 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुपद के प्रकार किसके आधार पर, घात के आधार पर। घात देखिए, अब मैंने पहला लिखा हुआ है शून्य बहुपद, जिसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। शून्य बहुपद से तात्पर्य है, पहली बात तो ये अचर बहुपद का ही एक उदाहरण है, अचर बहुपद का ही एक टाइप है। यदि शून्य बहुपद मतलब होता है जिसमें कि कुछ कोई पद नहीं हो, उसका क्या नाम है, उसका शून्य बहुपद है। जैसे हम इसको यदि लिखना चाहें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं 0x की पावर 0, 0x की पावर 1, 0x की पावर 2, 0x की पावर 3। पद तो इसमें कितने हैं, अनंत हैं, लेकिन सबका गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 0। तो इसलिए आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कभी यदि बहुपद, इसकी शून्य बहुपद की घात की बात करें, तो क्या घात परिभाषित हो रही है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ जाता जा रहा है, तो घात क्या है इसकी, अपरिभाषित है। घात क्या है इसकी, अपरिभाषित रहेगी, किसकी, शून्य बहुपद की। वैसे ही हमने एक और इसमें लिखा हुआ है शून्योत्तर अचर बहुपद। शून्योत्तर मतलब कि अचर बहुपद तो है, उसमें केवल अचर रहेगा, जैसे सपोज करिए 3 है, 4 है ना। शून्य उत्तर मतलब मैंने शून्य को अलग कैटेगरी में रख दिया है। तो जब अचर बहुपद रहेगा एक्सेप्ट 0, शून्य को छोड़कर, तो यहां पर इसकी जो घात होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि शून्योत्तर बहुपद, अचर बहुपद की घात क्या है, तो आप यहां लिख देंगे 0, क्योंकि x के
पावर जब 0 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1, और 1 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 बचेगा। तो अचर बहुपद में शून्य उत्तर अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। और वहीं हम यदि बात करें शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो वो अपरिभाषित होती है। रैखिक बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो हम इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, ax प्लस बी। ए और बी यहां पर क्या है, ये ए और बी यहां पर चर नहीं है, क्या है, अचर है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं, यदि मैंने एक एग्जांपल डाला कि 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 में आप देख पा रहे हैं कि x के ऊपर कितने की पावर है, 1 की पावर है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax प्लस बी। चलिए द्विघात बहुपद में क्या हो जाएगा, घात कितने की रहेगी, 2 की। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये a b c यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर a और b गुणांक है किसके, x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और c क्या है, एक अचर पद है। इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ऐसी त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा जहां घात कितने की होगी, 3 की। तो ये हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं क्योंकि घात कितनी है यहां पर, 3 की घात है। चलिए आगे बढ़े। अब क्वेश्चन कुछ मैंने एक्सरसाइज के एग्जाम्पल लिए हैं। अब पढ़ें इसको, कौन सा एक चर में बहुपद है, अच्छे से पढ़ें। देखें, एक चर में बहुपद है तो पहली बात तो चर कितने होने चाहिए, 1। तो यहां देख पा रहे हैं चर कितने हैं, x, y, t, 3 चर हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब ये यहां पर एक चर है, देखो यहां x है और यहां y है। लेकिन बहुपद किसे बोलते हैं, जब चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। तो यहां पर कितनी घात है, 2 पूर्ण संख्या है, यहां कितनी घात है, 1 पूर्ण संख्या है। सही है, ये तो है बहुपद। यहां इसको हम यदि ठीक से लिखें सरल फॉर्म में, तो y प्लस 2y नीचे है हर में, ऊपर जाएगा अंश में, तो ऋण 1 की घात। तो अब ये ऋण 1 की घात तो एक्सेप्टेबल नहीं है बहुपद में, क्योंकि बहुपद में घात कितनी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 से लेकर अनंत तक। इसलिए ये बहुपद नहीं है, और ये भी एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। अब यहां बात आती है गुणांक की, कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो आप यहां देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोई पद है क्या, इसमें नहीं है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो है लेकिन उसका गुणांक 0 है, इसलिए ये शून्य हो गया, प्लस √2x प्लस 3। ठीक है, अब यहां √2 आ गया, तो आप ये मत समझिए कि ये बहुलक नहीं है, ये 2 के ऊपर रूट है, ना कि x के ऊपर। ठीक है ना, यदि x के ऊपर रूट होता तो फिर ये बहुलक नहीं होता। चलिए आप बताएं, हाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 0। तो जो चर है नहीं उसका गुणांक क्या है, 0, क्योंकि 0 ही ऐसा है जो दूसरे को 0 बना दिया होगा, इसलिए इसका गुणांक क्या आ गया, 0। चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, π/2, इसलिए इसका गुणांक क्या हो गया, π/2। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब इसका गुणांक क्या है, 1। यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है, मतलब गुणांक क्या है, 1/3। समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट आए, बहुपद के शून्यक की बात की है। बहुपद के शून्यक मतलब होता है कि जैसे पहली बात तो बहुपद को रिप्रेजेंट करते हैं px से। px क्यों, p फॉर पॉलिनोमियल ऑफ x, x का बहुलक, इसी को बोल दिया px। x का बहुलक को क्या बोल दिया, px। तो x का कोई मान या चर का कोई मान किसी बहुपद में, x मतलब चर का कोई मान, यदि आपने चर का कोई मान रखा, सपोज करें मैंने चर का मान रखा a, और समीकरण का मान बन जाए क्या, समीकरण का नहीं, बहुलक का मान क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो यही a जो है इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखें एक बार, एग्जाम्पल मैंने लिया जैसे कि एक px लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या लिखा है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो पहली बात तो आप देखें इसमें पद कितने हैं, 2, एक ये है और एक ये है। कितने घात वाला है, 2 घात वाला, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। चलिए अब यदि मैं यहां देखूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, यहां क्या मान रखें कि ये 0 बन जाए, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने p2 रखा, तो ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इज इक्वल टू बन गया 0। मतलब px के 2 के मान के लिए जब आपने x का मान क्या रखा, x बराबर आपने 2 रखा, या इसको हम कह सकते हैं x माइनस 2, इसका क्या हो गया, एक
गुणांक हो गया है ना x माइनस टू, क्योंकि इस 2 को अपन ने क्या किया, पक्षांतर किया, तो हो गया x माइनस टू। तो जब मैंने p की जगह क्या रखा, x की जगह क्या रखा, 2 रखा, तो ये क्या बन गया, 0 हो गया। तो ये 2 ही इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, कि इस 2 ने बहुपद के मान को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। समझ में आ रही है ना बात। चलिए, और यहां पर देखिए जितनी घात रहती है उतने ही बहुपद के क्या होते हैं, शून्य होते हैं। यदि यहां क्या हो जाएगा, एक तो +2 हो जाएगा और एक -2 हो जाएगा। आप -2 को भी यहां पुटअप करा के देंगे तब भी 0 आएगा। चलिए, अब इन्होंने देखा है बहुपदों का गुणनखंड। बहुपदों का गुणनखंड मतलब कि जैसे हम किसी संख्याओं के गुणनखंड लिखते हैं, कि यदि मैंने लिखा 6 को अपन कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, तो 1/6 भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अपन एक गुणनखंड लिख सकते हैं। गुणनखंड मतलब कि किन किन संख्याओं का उसमें क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा, वो क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो ऐसे ही बहुपद को हम क्या गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि बहुपद में गुणनखंड जब हम प्रमेय लगा रहे हैं, तो यदि px मतलब कि कोई बहुलक है जिसमें घात क्या है, 0 से बड़ी है, तो a कोई वास्तविक संख्या ऐसी है कि x माइनस a क्या है, उसका गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0। इसका मतलब ये है कि जैसे यहां लिखा हुआ था px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ऐसा कोई बहुलक है। अब इन्होंने बोला कि माना x माइनस ए इसका क्या है, एक गुणनखंड है, तो मैंने x माइनस ए इस पूरे में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहां शेष कुछ राशि बच रही होगी, है ना, तब तो ये गुणनखंड है x माइनस ए। चलिए, x माइनस ए यदि गुणनखंड है, तो यदि मैं यहां पर x या क्या रखूं, a रख दूं, क्या रख दूं, a रख दूं, तो हो जाएगा a माइनस ए, यहां पे कुछ शेष बच रहा हुआ, a माइनस ए मतलब 0, 0 के साथ इसका गुणा होगा, तो ये उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब उन्होंने ये बोला है गुणनखंड प्रमेय में कि यदि x माइनस ए इस बहुलक का क्या है, गुणनखंड है, तो pa का मान क्या, pa बराबर पर ये बहुलक का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आप देख भी पा रहे हैं यहाँ x माइनस ए यदि है इसका गुणनखंड, तो x या क्या रखें, a रखें, तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये बहुपद का पूरा मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये कहलाती है गुणनखंड प्रमेय। इसी का ये विलोम है दूसरा वाला, कि यदि pa बराबर 0 है, मतलब आपने बहुपद यहां पर a रख दिया, यहां पर यहां x क्या था, x के ऊपर 3 की घात प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यदि यहां तुम आपने क्या रख दिया, a रख दिया, और जब आपने a मान रखा तो ये क्या आ गया, शून्य आ गया, तो x माइनस ए इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, मतलब 22 वर्षा हो गया, विलोम हो गया उसका। पहली बार बोला कि x माइनस ए यदि गुणनखंड है तो pa बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी बार बोला कि यदि pa बराबर 0 है, मतलब बहुलक में आप कोई संख्या रख रहे हैं a और वो क्या बन जाता है, शून्य बन जाता है, तो x माइनस ए उस बहुलक का क्या होगा, गुणनखंड होगा। चलिए नेक्स्ट उसमें देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, जांच कीजिए x प्लस 2 बहुपद का गुणनखंड है। अब चूंकि हम जानते हैं कि यदि x प्लस 2 इसका गुणनखंड है, x प्लस 2 इसका क्या है, गुणनखंड है, यदि x प्लस 2 बहुपद px का गुणनखंड है, तो गुणनखंड प्रमेय द्वारा हम कह सकते हैं कि यदि यहां x प्लस 2 है, मतलब कि p माइनस 2 पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई x प्लस 2 है, इसका मतलब क्या है, x का मान क्या आ जाएगा, -2, तो p माइनस 2 पर बहुपद का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो बहुपद आपको दो दिए हैं, पहला बहुपद दिया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हम p माइनस 2 पे यदि ये 0 हो रहा है, तब तो -2 इसका क्या है, या x प्लस 2 इसका क्या है, गुणनखंड है, या -2 इसका क्या है, एक शून्य है, -2 रखें इसमें, तो -2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 -2 का यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ -2 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। चलिए, माइनस का क्यूब कितना होगा, -2 का क्यूब कितना होगा, 8, माइनस फिर यहाँ पर -2 का स्क्वायर दो 4 आएगा, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा -5, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, प्लस हो जाएगा 6। चलिए, प्लस प्लस वाले जोड़ दें, 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18, माइनस माइनस वाले जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, -18 और +18, मतलब क्या हो गया, 0 हो गया।
तो हम कह सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है, किसका, x+2 इसका गुणनखंड है। दूसरी चीज ये भी होती है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड होती है तो भाग भी हम उसका दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। जैसे दूसरा इन्होंने लिखा 2x+4, तो मैं आपको इसको भाग दे के बताता हूं। चलिए, यदि इन्होंने बोला है 2x+4 और भाग देना है x+2 का, यदि ये गुणनखंड है, मैंने अभी क्या बोला था, संख्याओं में यदि कोई गुणनखंड होती है मतलब हम कहते हैं भाग पूरा पूरा चला जाए, उसमें शेष फल क्या बचे, फिर शून्य बचे। तो यदि मैंने देखो यहां पर 2 से भाग दिया तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 का x में गुणा हुआ 2x, धन 2 का 2 में गुणा हुआ 4, माइनस किया तो 2x से 2x कटे, 4 से 4 कट गए, शून्य बचा। क्या बचा, शून्य बचा। इसका मतलब ये है कि ये x+2 2x+4 का क्या है, एक गुणनखंड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक विधि ये भी है कि 2x+4 है, इसमें से मैंने 2 को कॉमन लिया तो ये क्या बचा, x+2, बन गया गुणनखंड। ये गुणनखंड हो गया x+2 और ये अकेला क्या बचा, 2। तो x+2 2x+4 का क्या है, एक गुणनखंड है। चलिए नेक्स्ट देखें, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 5 + 6 का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी हम गुणनखंड प्रमेय की सहायता से देखेंगे तो हमें सबसे पहले इस अचर पद को देखना है और अचर पद के गुणांक देखने हैं। अचर पद के क्या देखने हैं, गुणांक देखने हैं कि अचर पद के गुणांक कौन कौन से होंगे। अचर पद कौन है इसमें, 6, तो 6 के गुणांक कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 6। ठीक है, इन्हीं का भाग जा सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये जो बहुपद है ये किसका है, py का है। किसका है, y का। py = y² - 5y + 6, यही लिखा हुआ है। तो क्या 1 रखने पर, क्या 1 रखने पर ये शून्य हो रहा है, हम ये देखें। चलो यहां पर 1 रखें तो ये 1 का स्क्वायर 1 - 5 + 6, क्या 1 रखने पर ये शून्य हो रहा है, नहीं, ये 1 रखने पर शून्य नहीं हो रहा है। तो हम क्या देखें, p2 को देखें। p2 को देखें तो जब हम इसका 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस 5 का इसमें 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूने 10 और प्लस 6। चलिए 6 और 4 कितने हो रहे हैं, 10 - 10 = 0। मतलब हम कह सकते हैं कि p2 पर बहुलक का मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो एक इसका गुणनखंड क्या हो गया, x - 2 हो गया। ऐसे हो गया x - 2 क्योंकि x = 2 पर बहुलक का मान 0 हुआ है। इस -2 का पक्षांतर करेंगे तो x - 2 इसका क्या हो जाएगा, एक शून्यक हो जाएगा। सॉरी x नहीं y, क्योंकि हमारे पद क्या चल रहा है, यहां पर y चल रहा है। तो y - 2 इसका क्या हो जाएगा, इसका एक शून्यक हो जाएगा y - 2। तो y - 2 यदि हमारा इसमें शून्यक, तो हमने क्या देखा कि y - 2 इसका क्या बन गया, एक शून्यक बन गया। अब वहीं हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हम ये मध्य बिंदु प्रमेय से मध्य पद को विभक्त करके नहीं कर रहे हैं, हम किससे कर रहे हैं, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि हमें इसके जो शून्यक हैं वो पुट अप करा के देखने हैं। अब हमने 1 को चेक कर लिया था, ये नहीं आया था, फिर हमने 2 को चेक कर लिया, ये आ गया है। अब हम किसको चेक करेंगे, 3 को। तो p3 पर हम इसको मान रखें तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 का जब आप 3 से गुणा करेंगे और प्लस 6, तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 9 माइनस 5 का 3 से गुणा कर रहे हैं तो 15 प्लस 6, तो ये कितना हो रहा है, 9 और 6 15 हो जाएंगे, -15 मतलब कि 0। तो p3 मतलब कि y = 3 पर भी ये क्या हुआ, 0 हुआ, मतलब y - 3 भी इसका एक क्या है, शून्यक है। तो हम इस समीकरण को कैसे लिख देंगे, सॉरी इस बहुलक को कैसे बहुपद को कैसे लिख देंगे, सॉरी मैं बार बार बहुलक मेरे मुंह से निकल जाता है, हम बहुलक नहीं है, हम बहुपद पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, आप इसे बहुपद समझें। तो py = क्या हो जाएगा, पहला इसका गुणनखंड था y - 2 और दूसरा क्या आया था, y - 3। तो हमने इसको मध्य पद को विभक्त नहीं किया है, हमने इसमें क्या लगाया है, गुणनखंड प्रमेय लगाई है। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि यदि इसका कोई गुणनखंड है तो वहां उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर, उस चर के मान पर वह बहुपद कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमने मान रख के भी देखे और फिर इसका हमने बाद में दर्शा भी दिया कि ये बहुपद के शून्य क्या होंगे, py = y - 2 और y - 3 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन है
यहां भी हम इसका विलोम लगाएंगे, किसका, गुणनखंड प्रमेय का। यदि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, क्या है, x माइनस 1 इसका क्या है, गुणनखंड है, तो हम जानते हैं कि यदि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो x इज इक्वल टू 1 पर, है ना, x इज इक्वल टू 1 पर, मतलब कि P1 पर ये बहुलक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कौन गुणनखंड था, x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1, P1 पर इसका मान क्या हो जाएगा, बहुलक का 0 हो जाएगा। तो रखें हम, ये क्या था हमारा बहुलक, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ये क्या है, एक बहुलक है किसका, px का। हमें पता है कि P1 पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका ये गुणनखंड है। तो हम रखें इसमें 1 का मान, 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4, x की जगह क्या रखें, 1 प्लस k बराबर हो जाएगा ये 0 के। तो यहाँ तो 4 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 से 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0, माइनस के 4 से प्लस 4 घट जाएंगे, 0 हो जाएगा, 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k का मान क्या आ गया हमारा, -3। ये हमें निकालना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं कि यदि आपको एक उसका गुणनखंड दे दिया है तो हमें क्या मान निकालना है, k का मान निकालना। चलिए नेक्स्ट देखें, उदाहरण है कि हमें इसके गुणनखंड करने हैं। किसके गुणनखंड करने हैं, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142 माइनस 142x माइनस 120, इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। यदि हम इसके गुणनखंड निकालने हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि 120 के या माइनस 120 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे। देखो तो 1 होगा, 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा, माइनस प्लस इसलिए लगा रहा हूं कि माइनस की संख्या भी ले सकते हैं और प्लस की संख्या भी ले सकते हैं। 4 का भाग भी चला जाएगा, 5 का भाग भी चला जाएगा, 6 का भाग भी चला जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा, 9 का भाग नहीं जाएगा, 10 का भाग चला जाएगा, 12 का भाग चला जाएगा, 15 का भाग चला जाएगा, और 15 के बाद 20 का भी भाग चला जाएगा, शायद 24 का भाग भी चला जाएगा, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, हाँ देख लें 24 का भाग भी चला जाएगा और 60 का भाग भी चला जाएगा। ठीक है ना, तो इतनी संख्या मतलब इतने इसके गुणनखंड होने की संभावना है, वो हम पता करेंगे जब मान हम इसके पुटअप कराएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें कि 1 पे क्या ये शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1 हमने यहां रखा जैसे, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। चलिए इनको ऐड करें, 142 और 1 है ना, ये प्लस के हैं तो ये 143 हो गए, और ये माइनस माइनस के हैं तो ये भी 143 हो गए, बराबर आ गया 0। मतलब P1 इसका क्या है, x बराबर 1 पर इसका क्या है, ये एक इसका गुणनखंड है। x बराबर 1 मतलब कि x माइनस 1 इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो यदि मैं इस x माइनस 1 को इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करूं, यदि गुणनखंड है तो कॉमन निकल के आएगा, 101% कॉमन निकल के आएगा। तो हम इसको लिखें px इज इक्वल टू, यदि मैंने यहां x क्यूब लिखा है तो अगला पद क्या होना चाहिए कि आप कुछ संख्या, यदि वर्ग दूसरी संख्या क्या है 23x स्क्वायर, माइनस में है तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 22x ऐसे लिख सकते हैं। तो क्योंकि यदि मुझे x माइनस 1 सब में से कॉमन लेना है तो मैं यहां से x दोनों में से कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा x और यहां क्या बचेगा -1। ठीक है ना। अब यहां -22x यदि लिख दिया है तो यहां अगला पद क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। आप माइनस कॉमन, यहां से माइनस कॉमन लेंगे और 22 को भी कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर था तो x को भी कॉमन लेंगे, यहां क्या बचेगा x, प्लस में से माइनस गया तो माइनस। अब 1 बचने के लिए यहां 22 होना चाहिए और x होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बन गया 1। अब प्लस के 22 x आपने ले लिए हैं तो बचेगा क्या, 142 थे, 120 x बचेगा, माइनस का 120 बचेगा।
तो प्लस 120 आपने यहाँ कॉमन लिया तो ये बचा x और माइनस क्या बचा 1। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या हो गया, सब में क्या है x माइनस 1 कॉमन है, तो x माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ये क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 ये बचा। आप चाहें तो फिर हाँ, यहां हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि x माइनस 1 सब में से कॉमन निकालने के लिए आप कैसे इसको तोड़ेंगे। दूसरा तरीका इसका एक और है, सरल है, आप डायरेक्ट इसको x माइनस 1 से भाग दे दें। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, आप इसको x माइनस 1 से भाग दे दें, क्योंकि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो जो भी उसका वो आएगा भागफल आएगा वो उसका एक और गुणनखंड हो जाएगा। चलें अभी वो भी मैं आप कहें आप तो मैं बता दूंगा। यहां आपने लिया x माइनस 1, इसको हम क्या करें तोड़ दें मध्यपद को। यदि हमें मध्यपद को तोड़ने का, मैं अभी आपको और अच्छे से बताऊंगा मध्यपद को कैसे तोड़ते हैं। पहले तो आप ये देखें कि पहला और लास्ट का कौन है, पहला कौन है 1 और 120 का गुणा किया हमने तो क्या आ जाएगा 120। तो मध्यपद को हमें ऐसे तोड़ना है कि जब जोड़ें तो वापस से वही बन जाए, लेकिन गुणा करें तो 120 आए। तो 10 और 12 माइनस 10 और माइनस 12, तो हमने इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x धन 120 है ना। अब 10 और 12 को हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, माइनस का है तो प्लस का 120 आ जाएगा, माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस 120, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 22x। चलिए तो ये हो गया x माइनस 1, यहां से अपन क्या कॉमन ले लेंगे, x ही कॉमन आएगा दोनों में, तो यहां क्या बचा x माइनस 10 और यहां माइनस कॉमन लिया 12, तो यहां क्या बचा x माइनस 10। तो यहां आ गया आपका x माइनस 1, एक कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 10 और एक कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 12। तो ये क्या आ गया, इसके तीनों गुणनखंड आ गए। अब चूंकि देखिए 3 घात का बहुपद था, 3 घात का बहुपद था, इसलिए इसमें बहुलक भी कितने निकल के आ गया 1 2 3 निकल के आ गए। हाँ, अब मैं आपसे ये बोल रहा था कि एक दूसरी विधि ये भी हो सकती है कि आप क्या करें, इसमें सीधा भाग दे दें। किसका भाग दे दें, कैसे देंगे भाग, देखिए मैं बताऊं आपको। ये लिखा हुआ था आपका एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 ये था। यदि इसमें आपने पहले ये फाइंड आउट कर लिया है कि P1 पे ये 0 आ रहा है, मतलब कि x माइनस 1 इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो यदि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो x माइनस 1 से इसमें भाग चला जाएगा। तो कितनी बार यहां कितनी बार देंगे, देखो यहां क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यू बनाना है, यहां कितना है एक्स 1 है, एक्स क्यू बनाना है तो आप गुणा कितना करेंगे एक्स वर्ग का, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलें अब अपन इसको घटाएं तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं, माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गए, ये 23x स्क्वायर में से प्लस के एक्स स्क्वायर जाएंगे तो 22x स्क्वायर हो जाएंगे। अगला पद कौन है 142x है, ठीक है, अगला पद कौन है 142x है। तो अब इसमें काय का गुणा करें, प्लस है तो प्लस का गुणा करेंगे, 22 है यहां 1 है तो हम 22 का गुणा कर देंगे ताकि ये क्या बन जाएगा 22x बन जाएगा। और यदि x है यहां हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम एक x का भी गुणा कर देंगे, तो x की पावर 1 और x की पावर 1 क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 22x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा माइनस 22x का माइनस 1 में गुणा होगा तो माइनस 22x। अब फिर हम इसको क्या करेंगे घटाएंगे, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये घट जाएंगे। यहाँ क्या बचा 142 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा प्लस के 120 बचेंगे, प्लस के 120x और ऊपर से माइनस 120 को नीचे कर लेंगे, ठीक है। अब आप कितने का गुणा करेंगे, इसमें x तो है ही ऑलरेडी, हम केवल 120 का गुणा कर देंगे, तो 120 का x में गुणा हुआ तो 120x और माइनस में गुणा हुआ तो माइनस 120, घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये दोनों घट गए, तो ये आ गया इसका एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 120। तो ये आया था अपना एक्स स्क्वायर प्लस 22x, नहीं प्लस 22 नहीं माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह था, यहाँ कितना था माइनस, ये माइनस 23 में से प्लस के एक्स स्क्वायर गए थे माइनस 22 था, इसलिए हम यहाँ पे भी काय का गुणा करेंगे माइनस का, ठीक है। आ गया वही आपका एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, यहाँ भी क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। यदि आप पे ये नहीं बन रहा है, कॉमन लेते नहीं बन रहा है कि हम इसको कैसे कैसे तोड़ें, तो आप चाहें तो आप उसको सीधा भाग भी दे सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। चलिए मध्य पद को विभक्त कर गुणनखंड करना है।
अब मैं यहाँ आपको जरूर बताऊंगा कि मध्य पद को हम कैसे व्यक्त करते हैं। चलिए पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। इस बहुपद का पी वाई का द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ता है? मध्य पद मतलब कि हमें b को हमें यहां पर तोड़ना है। हमें b के कितने हिस्से करने हैं? 2 हिस्से। तो मैंने माना कि एक b1 हुआ और दूसरा b2 हुआ, ठीक है ना। तो अब आप एक बात बताएं, यदि मैं दोनों हिस्सों को जोड़ूंगा, तो जिनके टुकड़े थे, यदि टुकड़ों को जोड़ेंगे तो वापस वही चीज बनेगी ना। तो यदि दोनों हिस्सों को जोड़ूंगा तो वापस कौन बनना चाहिए? b बनना चाहिए। और यदि दोनों हिस्सों का मैं गुणा करूं, क्या करूं? गुणा, तो वो बराबर आना चाहिए a गुणा c के। किसके? इस a के और इस c के गुणा के बराबर आना चाहिए। अब देखें यहां पर a b c सबसे पहले कंपेयर करें। a कौन है? a है बाई स्क्वायर का गुणांक मतलब 1। b कौन है? चिन्ह सहित लेना है -5। और c कौन है? 6। ठीक है ना। तो अब मुझे b मतलब कि -5 को मुझे तोड़ना है। किसको तोड़ना है? -5 को। a और c का गुणा कितना आना चाहिए? 1 गुणा 6। ए और सी का गुणा कितना आना चाहिए? 1 गुणा 6। वो भी देखो चिन्ह समेत देखना है। चिन्ह क्या है? धन। धन में 6 आना चाहिए। तो अब आप बताएं कि इस -5 को हम कैसा तोड़ें कि जब जोड़ें तो b कितना था? -5। जोड़ें तो -5 आ जाए और उन दोनों को गुणा करें तो कितना आ जाए? 6 आ जाए। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 6 के हम क्या कर सकते हैं? गुणनखंड लिख सकते हैं कि एक तो 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। इनसे ही मिलके 6 बनेगा। या तो 1 का गुणा 6 से करें या 2 का गुणा 3 से करें, तभी 6 बनेगा, है ना। तो अब एक बात बताएं, यदि मैं 6 का गुणा 1 में कर रहा हूं तो वो क्या बनेगा? 6 एकम 6। लेकिन फिर हमें संख्या कैसी लेनी पड़ी? एक प्लस की लेनी पड़ेगी, एक माइनस की लेनी पड़ेगी। क्यों प्लस माइनस की लेनी पड़ेगी? क्योंकि एक पद आपने क्या ले लिया है? बड़ा ले लिया है। तो 6 और 1 को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 5। तो एक संख्या बड़ी लेनी पड़ेगी, मतलब प्लस की लेनी पड़ेगी, एक माइनस की लेनी पड़ेगी। तो यदि प्लस और माइनस की एक संख्या लेंगे आप तो उत्तर आपका माइनस में ही आएगा। चिन्ह यदि अलग अलग हैं तो उत्तर क्या कभी धनात्मक आ सकता है? नहीं आएगा। तो हमें दूसरा कौन सा ऑप्शन बचा? 2 और 3। तो एक संख्या हमने मानी -2 और एक संख्या हमने मानी -3। तो -2 और -3 का जब हम गुणा करेंगे तो +6 आ जाएगा और -2 और -3 को हम जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। तो ये होता है मध्य पद को विभाजित करने का तरीका। चलिए तो इसको हम कैसा लिखेंगे? बाई स्क्वायर -2y -3y। हमने 5y को कैसे कर दिया? ऋण 2y ऋण 3y धन 6। किसके बराबर चलेगा? ये py के बराबर चलेगा। चलिए तो यहां से y कॉमन आया, y -2 माइनस कॉमन आया 3, तो y -2। भाई 3 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग देना। इसमें भाग दिया तो ये हट गया 3, इसमें भाग दिया तो क्या बचा? 2। चलिए अब दोनों में देख पा रहे हैं y -2 क्या है? कॉमन है। तो यहां क्या बचा? y और यहां क्या बचा? -3। तो y -2 y -3 इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गए। किस विधि से? मध्य पद को विभक्त कर कर। चलिए अब हम देखेंगे कुछ बीजीय सर्वसमीकाएं, कुछ 8 या 9 इसकी सर्वसमीकाएं हैं, आपने पहले भी पढ़ी है। x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये आप इसको काट के इसको सही कर लें। ये है x माइनस वाई का वर्ग। हालांकि आपको माइनस की कोई सर्वसमीका याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आप y बराबर -y पुटअप करा देते हैं, जैसे कि मैं आपको करके बताऊं, मैंने लिखा x प्लस वाई का वर्ग होता है x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 2xy। मेरे एक मित्र ने बोला था प्लस की धन की जगह प्लस और ऋण की जगह माइनस बोलें, लेकिन थोड़ा सा आदत में है, आप जरूर इसको प्लस और माइनस में ही इसको याद करें। ठीक है, तो हम अब इसमें y की जगह क्या पुटअप करा रहे हैं? -y। तो x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो x ही रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप क्या पुटअप करा देंगे? -y प्लस 2x, y की जगह क्या पुटअप कराएं? -y। चले तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। माइनस का हम सभी जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर। अब इस प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो -2xy।
तो आप समझ पा रहे हैं हमें क्या इसको याद करने की जरूरत थी x माइनस वाई को। आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां आपका बाई लिखा हुआ है वहां वहां आपको क्या पुट कर देना है, माइनस बाई पुट कर देना है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई। एक ये फॉर्मूला भी है कि एक पद इसका क्या है, कॉमन है, और बाकी के दो पद क्या हैं इसके अलग अलग हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए बी। चलिए नेक्स्ट देखें, कुछ अभ्यास प्रश्न है। यहां पर क्या लिखा है, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस थ्री का वर्ग। तो यहां पर हम जानते हैं कि एक्स प्लस बाई का वर्ग हमने क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2ab या 2x बाई। चलें x का मान यहां पर क्या है, x ही है, और y का मान यहां पर क्या है, 3 है। तो पुटअप करा दें, x प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा x वर्ग प्लस y मतलब 3 का वर्ग 9 प्लस 2x, y की जगह कौन है, 3 है, तो ये हो जाएगा x वर्ग प्लस 9, और ये 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6x, इसको जमा लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ये हुआ, ये किसका है, ये इस टाइप से होता है x प्लस ए, इसका एक पद क्या रहता है, एग्जैक्ट इक्वल रहता है, बाकी जो दोनों पद हैं वो कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, x प्लस ए और x प्लस बी का ये उदाहरण है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस अचर पदों का गुणा ए बी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ x की जगह तो x ही है, a की जगह कौन है, माइनस का 3, और b की जगह कौन है, 5। तो पुटअप कराएं हम, कितना हो जाएगा, x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह -3, b की जगह लिखें 5x प्लस a की जगह -3 और b की जगह 5। चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -3 और +5 कितने हो जाएंगे, प्लस के 2x, और -3 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस के 15। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। चलिए नेक्स्ट देखें, सीधे गुणा ना करके 105 गुणा 106 का मान ज्ञात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम 105 और 106 को हमें गुणा करना है, सीधे गुणा नहीं करना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 100 धन 5 और 106 को लिख दूं 100 धन 6, लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगा देंगे, वही अपना जो एक फॉर्मूला था अभी अपन ने पढ़ा, एक्स धन ए और एक्स धन बी वाला फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर प्लस ए धन बी एक्स और प्लस अचर पदों का गुणा। तो ये हो जाएगा x मतलब कौन, x यहाँ पर 100 है, तो 100 का क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस अचर पदों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है, तो 5 और 6 क्या हो जाएंगे 11x, धन अचर पदों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है तो 30। x की जगह क्या लिखना है यहाँ पर 100, तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा 10,000, धन 11 का 100 में गुणा होगा 1100, धन 30। इन सभी को जोड़ दें तो इकाई का अंक कौन है 0, दहाई का अंक 3 आ जाएगा, फिर ये 11 आ जाएंगे और फिर ये 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया 11,130, इसका उत्तर आ गया। चलिए इसमें अपन ने डायरेक्ट गौर नहीं किया, सर्वसमीका लगाई हुई। नेक्स्ट और सर्वसमीकाएं हैं, एक सर्वसमीका ये है x प्लस वाई, इसको भी कैसे निकाला गया है भाई, यहां क्या किया हुआ है, हम x प्लस वाई का वर्ग पढ़ चुके हैं, तो y की जगह इन्होंने क्या रख दिया है, y धन z रख दिया है, y की जगह क्या रखा है y धन z, तो यहां हो गया x धन y धन z। ये नया फॉर्मूला ऐसे बना हुआ है कि x धन y का वर्ग पड़ा हुआ था, y की जगह हमने क्या रख दिया था y धन z। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, x प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, इसमें क्या किया है ये भी बहुत सरल है, कोई रटने आपको याद नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, x प्लस वाई का स्क्वायर आपको पता है, इसमें एक x प्लस वाई का और गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा x प्लस वाई का क्यूब बन जाएगा। कभी ये ना सोचा करें कि यार ये तो मुझे बन ही नहीं रहा है, मैथमेटिकल तथ्यों पर चलती है पूरी, और हर एक चीज प्रूवन है, हर एक चीज प्रूफ करके आई हुई है और आप खुद उसको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए x प्लस वाई पता है, x माइनस वाई याद नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, वाई की जगह माइनस वाई पुटअप करना है। आप इसमें देखेंगे, देखिए जहां जहां वाई लिखा हुआ है वहां वहां क्या हो गया है, माइनस हो गया। ऊपर देखें यहाँ प्लस था, यहाँ पर क्या है वाई जहां जहां लिखा है वहां पर साथ में माइनस आ गया।
फिर एक और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टफ लगता है देखने में, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड इज इक्वल टू होता है, एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई प्लस जेड आता है, दूसरे कोष्टक में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये थोड़ा सा टफ है, इसको आप थोड़ा याद जरूर कर लें। चलिए इसके हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन देखें। तो ये किसका फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर यहाँ लगेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 2 बाई जेड और प्लस 2zx। तो यहाँ पर x कौन है, x आपका 3a है, y कौन है, y आपका 4b है और z कौन है, z आपका 5c है। पुटअप कराएंगे तो x मतलब कि 3a का वर्ग कितना हो जाएगा, 9a वर्ग हो जाएगा, प्लस 4b का वर्ग, 4b का वर्ग मतलब 4 पे ही वर्ग करना, b पे ही वर्ग करना, 4 का वर्ग होता है 16, b का वर्ग मतलब b वर्ग, z मतलब कौन है 5c, 5 का वर्ग 25, c का वर्ग c, धन 2x बाई यानी 2 का गुणा करना है किसमें, x और y कौन है 3a और 4b, चलो नीचे लिख रहा हूं, प्लस 2 बाई जेड, बाई कौन है 4b और 5c, धन 2 जेड जेड कौन है 5c और 3a। चलिए ये क्या हुआ 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस, गुणा करें, गुणा कैसे किया जाता है भैया, अंकों का अंकों से, तो 2 3 6 और 6 चौके 24 और a का b से तो क्या हो जाएगा a b प्लस, यहां भी अंकों का अंकों से 2 चौके 8 5 40 BC हो जाएगा, यहां भी 2 पंचे 10 दिया 30 AC हो जाएगा या CA हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, इसके हमें गुणनखंड करने हैं 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो हमें पता है कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा, x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग यदि हम करते हैं तो वह भी पढ़ा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2zx, ये पढ़ा है। अब आप यहां देख पा रहे हैं कि मैं यदि 4x को पूर्ण वर्ग बनाऊं तो इसको तो मैं लिख सकता हूं 2x का वर्ग, लिख दिया ना, 2x का वर्ग, ये ऑलरेडी आपका वर्ग में है। आप यहां देख रहे हैं यहां मेरे क्या आते रहते थे, प्लस रहते थे, लेकिन यहां माइनस है और x z वाले के साथ क्या है, प्लस है, मतलब x और z दोनों प्लस के हैं, जहां y लिखा हुआ था वहां क्या है, माइनस है, मतलब कि y का मान माइनस वाई स्क्वायर प्लस z की जगह z वर्ग है, माइनस या प्लस ही लिखें इसको, 2 गुणा में कौन कौन रहता था, x और y, x की जगह क्या लिखना है 2x, x का मान क्या है 2x, और y की जगह क्या है, y की जगह क्या है माइनस y, फिर प्लस लिख दें, 2 y की जगह क्या है माइनस y, z की क्या है प्लस z, देखो आ रहा है माइनस का, जब प्लस में गुणा होगा तो माइनस 2 बाई जेड, तो माइनस 2 बाई जेड प्लस 2 x की जगह क्या है 2x और z की जगह क्या है z, बिल्कुल बन गया आपका हमारा समीकरण की तरह। x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2x हो गया, y इज इक्वल टू कौन हो गया माइनस y और z इज इक्वल टू क्या है z। तो किसका फॉर्मूला हो गया 2x, y की जगह माइनस y, z की जगह प्लस z का वर्ग, इसका ये क्या हो गया गुणनखंड हो गया। नेक्स्ट, इसे हमें प्रसारित करना है, तो ये प्रसारित किसका फॉर्म, किसके लिए लिखेंगे हम, ax माइनस वाई का क्यूब, क्या होता है भैया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई और x माइनस वाई, ये इसका प्रसार फॉर्म होता है। x की जगह क्या लिखें हम 5p लिखें और y की जगह हम क्या लिखें 3q लिखें, पुटअप कराएं, 5p माइनस 3q का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, 3 की पावर है, x की जगह क्या है 5p, तो 5p का क्यूब माइनस y की जगह क्या है 3q, तो 3q का क्यूब माइनस 3, x की जगह 5p और y की जगह 3q, फिर यहां पर 5p माइनस 3q। चलिए जब भी हम यहां पर
घात चढ़ाते हैं किसी के ऊपर तो सभी संख्याओं के ऊपर सेपरेट घात जाती है। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 और p का क्यूब क्या हो जाएगा p क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 और q का क्यूब माइनस 5 का। अब यहां पर गुणा कैसे गुणा करेंगे संख्या का तो 3 5 15 15 3 45 p क्यूब कोष्टक में तो क्या है 5p माइनस 3 क्यूब। आप इसको चाहें तो इसको अंदर भी गुणा कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखें 104 के ऊपर जो पावर है वो 3 की है, इसको याद करना है। तो हम क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते 100 प्लस 4 टू दी पावर 3। तो यहां x प्लस वाई का जो क्यूब होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई x प्लस वाई। ठीक है ना। तो हम या तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं। चलिए x इज इक्वल टू कौन हो गया 100 और y इज इक्वल टू कौन हो गया यहां पर 4। ठीक है ना। तो रखते हैं यहां पर 100 धन 4 का क्यूब 100 का क्यूब धन 4 का क्यूब धन 3 x की जगह 100 y की जगह 4 और ये हो जाएगा 100 धन 4। चलिए 100 का क्यूब मतलब 6 0 1 2 3 4 5 6 6 0 मतलब 10 लाख। 4 का क्यूब कितना होगा 4 चौके 16 16 चौके 64 प्लस 100 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 400 400 का 3 में गुणा करेंगे तो 1200 और 1200 का गुणा कर देंगे अपन काय में 104 में। या फिर इसको आपको यदि तोड़ के भी लिखना हो तो आप तोड़ के भी लिख सकते हैं कि पहले 100 का गुणा कर लें फिर 4 का गुणा कर लें, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए तो आप इसको ऐसा लिख दें पहले 100 में गुणा करेंगे फिर 4 में। चलिए तो ये तो कितना हो गया 10 लाख हो गया 6 शून्य धन 64। 1200 का 100 में गुणा कर देंगे तो फिर से कितने शून्य लग जाएंगे 2 शून्य और लग जाएंगे। 1200 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 चौके 4800। ठीक है। चलें इकाई का अंक जोड़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो 64 इकाई और दहाई में तो 64 ही आ जाएंगे। फिर 48 यहाँ पर सैकड़ा में तो ये सैकड़ा और हजार के स्थान पर आ जाएंगे। फिर 12 आ जाएगा तो 6 शून्य की जगह तो 6 राशियां आ गई फिर 1 आ गया तो 1 ये आ गया लगभग 11,24,864। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इसमें क्या लगा हुआ है क्यूब लगा हुआ है। तो क्यूब वाला हमने इक्वेशन पढ़ी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड इज इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू में था आपका सर्वसमीका सबसे लास्ट सर्वसमीका है ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये मैंने बोला था इसको आप याद करें। तो पहले तो हम इसको इस रूप में लिख सकें। देखिए एक्स क्यूब मतलब ये इसे हम कैसे लिख सकते हैं ये 2x का क्यूब लिख सकते हैं ना। 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस वाई क्यूब तो बिल्कुल सही है प्लस 27 को क्या लिख दें 3 का क्यूब हो जाएगा तो 3z का क्यूब माइनस यहां क्या होता है चाहिए हमें 3x बाई जेड चाहिए तो 3x या क्या आ जाएगा 2x y की जगह क्या आ जाएगा y और z की जगह क्या आ जाएगा 3z। तो देखो गुणा करें 3 दूनी 6 और 6 3 18 माइनस बिल्कुल सही है। तो अब हम इसको ऐसे लिख दें x प्लस वाई प्लस जेड मतलब x बाई जेड कौन कौन सी है 2x प्लस वाई माइनस 3z और इस कोष्टक में x का स्क्वायर x मतलब 2x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी जेड यहाँ पर प्लस 3z। चलिए प्लस 3z का स्क्वायर मतलब 9z स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब 2x का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x वाई माइनस वाई जेड मतलब y का 3z में गुणा करेंगे तो 3yz माइनस जेड एक्स मतलब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 3 6xz। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो समझ पा रहे हैं हमने यहां पर सारी सर्व समीकरणाएं पढ़ी
बहुपद पढ़े, बहुपद के शून्य किस प्रकार से होते हैं, k का मान निकाला, ये सब चीजें हमने पढ़ी। तो यदि आप इन सारे कंसेप्ट्स को ठीक से समझते हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रश्नावली का कोई भी प्रश्न ऐसा होगा जो आप पर नहीं बनेगा। और प्रश्नावली हम आगे वीडियोस में आप देखेंगे कि हम हर एक प्रश्नावली के एक एक प्रश्न को हम इन्हीं कंसेप्ट की सहायता से हल करेंगे। थैंक यू।